श्रृंखला में आज की एक कड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में जो भी नौजवान अपने इनोवेशन को प्लेटफॉर्म चाहता है, अपने नवाचार के लिए एक मंच चाहता है, वह आप STPI उन्हें उपलब्ध करवाने को तैयार है। और आज इसका शुभारंभ वासंती नवरात्रि के अवसर पर अष्टमी तिथि को होना, यह एक नए शुभ लक्षण की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है कि वास्तव में इसका भविष्य उज्जवल है। क्योंकि अब तो यहां पे ही दो इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपके इसी गीडा क्षेत्र में है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, कई पॉलिटेक्निक हैं। गोरखपुर में MPIT के रूप में भी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आई है। और आज हमने शुरुआत कर दी है, तो 15 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका भी शुभारंभ होने जा रहा है। और ये सभी कार्यक्रम ये दिखाता है कि अब हम केवल हार्डवेयर में ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का युवा अपनी प्रतिभा का परिचय वैश्विक मंच पर देने में सफल हो पाएगा। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसे अभियान प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट हम लोगों ने पारित किया है। इस बजट में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया है, क्योंकि हम सबका मानना है कि टेक्नोलॉजी आज के समय में हमारी स्पीड को कई गुना बढ़ा सकती है, हमारी गति को प्रगति में बदल सकती है। और जब हम तकनीक नहीं अपनाते, तकनीक से परहेज करते हैं, तो प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं। और जब प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं तो वह गति को दुर्गति की ओर लेके जाता है। हमें दुर्गति की ओर नहीं, प्रगति के मार्ग का अनुसरण करना है। और प्रगति के मार्ग का अनुसरण करने के उपरांत ही इसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। और उसी सफलता के मार्ग पर आज हम सब आगे बढ़े हैं। ये चीजें दिखाती हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही हम लोगों ने इस पे काम प्रारंभ किया। कल मैं मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में था। मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन करवाया। अत्याधुनिक लैब बनी है। फॉरेंसिक लैब के उद्घाटन के साथ ही कुछ उनके अपने कार्यक्रम अन्य थे। हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी को इस बार एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए उपलब्ध करवाया है। और इसके लिए 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने उन्हें उपलब्ध करवाया है इस एनर्जी पे काम करने के लिए। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, पूरी मध्य पूर्व एशिया पूरा उससे प्रभावित है। और पूरी दुनिया ही लगभग प्रभावित है। उस क्षेत्र में सभी लोग, हो सकता है कि अगर वहां युद्ध नहीं हो रहा होता तो रवि किशन यहां थोड़े होते, उस समय दुबई में होते। लेकिन वहां युद्ध है तो उन्होंने कहा चलिए समय है तो मैं भी सैजनवा चल लेता हूं। तो आज वो भी आपके बीच में आए हैं। लेकिन दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। भारत के अंदर हम एक शानदार और यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के शानदार और यशस्वी नेतृत्व में
सुरक्षित भी हैं और बेखौफ अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है, लेकिन याद करिए, ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे अब कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर, याद करिए, इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, ये तो हमें सतर्कता रखनी होगी। हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। भारत के अंदर सब कुछ अच्छा है। उत्साहपूर्ण माहौल में उत्सव मनाए जा रहे हैं। वासंतीय नवरात्रि के कार्यक्रम हो रहे हैं। कल रामनवमी है। रामनवमी का कार्यक्रम उत्साहपूर्ण तरीके से 12 बजे श्री राम जन्मभूमि पर सूर्य भगवान भी भगवान राम का राज तिलक करेंगे। नया भारत विरासत पर भी और विकास में भी विश्वास करता है और भविष्य की एनर्जी के लिए हमें किसी अन्य देश पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी उसका एक माध्यम बनने वाली है। और उसी के लिए एक हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी को पैसा उपलब्ध करवाया है। उस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए अभी हम लोग जापान भी गए थे। जापान के साथ हमारी बातचीत हुई है। जापान इस टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस स्टेज में है। हम उनको मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और टेक्नोलॉजी को आने में थोड़ा समय लगता है। इनोवेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बदलने में कुछ समय लगता है, लेकिन युवाओं के अंदर जो आइडियाज हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देने का काम सरकार कर रही है। और अब तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं, जिस क्षेत्र में जो संभावना है, यूपी के अंदर उस प्रकार के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा रहे हैं। जैसे
पिछले बजट में हम लोगों ने कानपुर आईआईटी कानपुर में मेडटेक के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने में सहयोग किया। एसजीपीजीआई लखनऊ में भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने कानपुर में लेदर का भी और कानपुर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया। उसको विकसित करने की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाई है। रोबोटिक के लिए हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा को धनराशि उपलब्ध करवाई है। वहां पे बहुत सारी कंपनियां इस फील्ड में काम कर रही हैं। एग्रीटेक में, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी टेक्नोलॉजी कहां पर उपयोगी हो सकती है, इसके लिए हम विश्व बैंक के साथ मिलकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों में और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में एग्रीटेक पर काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप डेयरी में भी स्थापित हो सकते हैं, मत्स्य पालन में स्थापित हो सकते हैं, अन्य फील्ड में भी एक अच्छे स्टार्टअप को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में जो संभावनाएं हैं, जैसे मैं भी देख रहा था कि किस प्रकार से इस सॉफ्ट स्किल ने हॉस्पिटल्स की बेहतरीन उपलब्धता और डॉक्टर की, विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धता, किसी भी पेशेंट को कहां पे उपलब्ध हो सकती है, सॉफ्टवेयर उन्हें आसानी से गाइड कर सकता है। एम्बुलेंस की उपलब्धता कैसे आसानी से हो सकती है कि जो उसका समय है उस समय सीमा को कम से कम और न्यूनतम करते हुए, जो गोल्डन आवर है उससे पहले पहले एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सके, किसी भी पेशेंट को, किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, उसके लिए वह सॉफ्टवेयर भी उसमें सहयोग कर रहा है। ऐसे ही ट्रैफिक में किया जा सकता है। ऐसे ही हम लोग अन्य फील्ड में भी इस काम को कर सकते हैं। अब तो इस फील्ड में बहुत प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। हमने यहां पे ड्रोन में भी देखा कैसे एक स्टार्टअप उसी को लेकर के काम कर रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा एसटीपीआई को कि जिन्होंने इस प्रकार के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए गोरखपुर को चुना। इनके जो देश के अंदर अन्य क्षेत्रों में जो सफलतम मॉडल है और जहां पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, वहां पे जो इनके अच्छे स्टार्टअप्स हैं वे समय समय पर यहां आकर के यहां के युवाओं को उत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे। बहुत सारी घर में बैठे बैठे ढेर सारे अवसर आपके सामने आज यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहां उपलब्ध करवाने के लिए आपको यहां पे उपलब्ध करा सकता है। और इसको मैं एसटीपीआई से कहूंगा कि अच्छा होगा कि गोरखपुर से जुड़े हुए, पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो हमारे तकनीकी संस्थान है और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं, उन सबको भी अगर आप इसके साथ जोड़ सकेंगे तो उनके मन में इस स्टार्टअप संस्कृति को आगे बढ़ाने, सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने कार्य को और आगे बढ़ाने में, सहज और सरल बनाने में उन्हें इसके माध्यम से बहुत सहायता प्राप्त होगी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पिछले 11 वर्ष के अंदर जिस एक स्टार्टअप संस्कृति को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 20,000 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। और मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता है कि 20,000 से अधिक स्टार्टअप जो भी काम कर रहे हैं, इनमें से आधे
महिलाओं के द्वारा संचालित हैं। यानी महिलाएं भी इस फील्ड में अच्छा कर सकती हैं। आप में से हर व्यक्ति के अंदर ये प्रतिभा है कि आप भी एक स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने हुनर को मंच चाहिए, आपके उस टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वह काम एसटीपीआई यहां पे करेगा। मैंने कहा ना, डेयरी के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी आप कर सकते हैं। और फिर कैसे स्टार्टअप यहां पर आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से गाइड करने में मदद कर सकता है, उसका एक बेहतरीन केंद्र हम यहां के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एसटीपीआई के सभी पदाधिकारियों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वे इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और गीडा में यह एक अच्छा अवसर आया है। आप याद करिए, गीडा ने पिछले 9 वर्ष में नवनिर्माण की एक नई प्रगति को देश और दुनिया के अंदर रखा है। एक समय था कि गीडा में कुल 2 उद्योग लगे थे। उन 2 उद्योगों में केवल 29 से 30 करोड़ रुपए की पूंजी लगी थी, और पिछले 9 वर्ष में यहां लगभग 350 से अधिक उद्योग लगे हैं। 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। 50,000 से अधिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना के लिए गीडा ने विकसित किया है। गीडा में भी प्लग एंड प्ले के जिस मॉडल पर ये सॉफ्टवेयर पार्क यहां विकसित हुआ है, ऐसे ही यहां पर आज उत्तर प्रदेश सरकार गीडा में भी एक फ्लैटेड फैक्ट्री के कार्यक्रम को लेकर के आई है, जहां पे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में रेडीमेड गारमेंट्स के फील्ड में कैसे लोग काम कर सकते हैं, यह फ्लैटेड फैक्ट्री इसमें उपयोगी साबित होगी। अन्य क्षेत्र में कैसे होगा, इसके लिए 80 ऐसे हम लोगों ने वहां पर वो तैयार किए हैं, और उस पार्क में भी आपको ढेर सारे अवसर प्राप्त होंगे। यहां पे प्लास्टिक पार्क भी विकसित हो रहा है। अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां आज यहां पे लग रही हैं, और मैं मानता हूं ये फैक्ट्री आने वाले समय में यहां के नौजवानों के सपनों को और एक नई उड़ान देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। रवि किशन को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में 5,000 करोड़ रुपए तो लग गया होगा ना। मैंने कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। गोरखपुर में पिछले 9 वर्ष के अंदर, 9-10 वर्ष के अंदर अकेले गोरखपुर में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैसा लगा है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का। यहां के इंस्टीट्यूशंस स्थापित होने में एम्स बना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बना, आयुष विश्वविद्यालय बना, कई पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थान बने, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर बने, फर्टिलाइजर कारखाना आया, पिपराइस में चीनी मिल आई, और यहां पर 350 से अधिक उद्योग स्थापित हुए हैं। हाईवे चारों ओर की कनेक्टिविटी गोरखपुर से लखनऊ के लिए एक वैकल्पिक मार्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से प्राप्त हो गया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर से वाराणसी, गोरखपुर से नेपाल जाने के लिए, गोरखपुर से देवरिया जाने के लिए, गोरखपुर से कुशीनगर की तरफ जाने के लिए, गोरखपुर के अंदर की सड़कों को लेकर के, गोरखपुर में अन्य तमाम प्रकार की सुविधाओं को अगर आप देखेंगे तो ये सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और अन्य इंस्टीट्यूशंस के पूरे निवेश को आप देखेंगे
तो 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का अकेले गोरखपुर में यहां पे लगा है और इससे लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी आगे बढ़ी हैं। ये STPI भी यहां के युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको STPI